ये सनातन की बहुत प्राचीन देन है और ज्योतिष एक साइंस है, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है। कुंडली क्या भाग्य तय करती है? देखिए, कुंडली जो है वो एक व्यक्ति है, पूरा भाग्य बहुत कुछ निर्धारित करता है। किसी को 10% मेहनत का 100% फल मिलता है और किसी को 100% का 10% मिलता है। जो प्लैनेट देने के लिए बैठा है कर्म, वो आपको देगा फल जरूर। एक ही वक्त में हजारों लोग पैदा होते हैं, लेकिन सबकी कुंडली अलग होती है। हाँ, तो इसमें D1 से D60 तक की एक डिटेल्ड एनालिसिस होती है। जहाँ ईश्वर की कृपा हो जाती है, वहाँ ग्रह का खेल नहीं चलता। इस जीवन की सक्सेस और परलोक की सक्सेस में बहुत फर्क होता है। तो शनि जो है एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने में 2.5 years लेता है। जब वो लग्न में आता है तो आपको कई लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, सेपरेशन होता है, घर से सेपरेशन होता है, भाई बहन से, जमीन जायदाद के विवाद होते हैं। और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है या डरना चाहिए? वो काम छुप के करता है पर बहुत जबरदस्त करता है। लेकिन तुला का शनि यानी कि लिब्रा में बैठा हुआ सैटर्न अगर केंद्र में है या त्रिकोण में है तो बहुत बढ़िया प्रभाव देता है कि शनि न्याय के देवता नहीं है। न्याय के देवता बृहस्पति हैं, चूंकि शनि बस एग्जीक्यूटर है दंड का। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया फल देता है। एक जनरल उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है वो एक श्री यंत्र लें। अनुमान के हिसाब से एक अनुमानित कुंडली बनती है। जब सिजेरियन होता है, जब डॉक्टर सी सेक्शन के लिए कहते हैं तो लोग अपने हिसाब से मुहूर्त तय कर लेते हैं। उनको क्या अपनी कुंडली दिखा के उसके बाद ये देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है? लेकिन आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि तुम IIT करो, हैं दोनों ही फील्ड मंगल की, ठीक है, लेकिन कौन सी ज्यादा आपको फलीभूत होगी? रोहित जी की राहु की महादशा चल रही है और जो हमारे पास कुंडलियां आती हैं, अब आप देखिए T20 से उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया। एकदम इम्पल्सिव डिसीजंस लेगा। चिंटू चंडीगढ़ में बैठकर क्या सोच रहा है, उससे क्या फर्क पड़ गया? इन्हें 400 पार आ नहीं पाया, कहाँ पे अटक गया ज्योतिष के हिसाब से? मोदी जी की वृश्चिक राशि है, एनिमी भारी होगा। राहुल गांधी भारी होंगे। नरेंद्र मोदी की जब हम कुंडली देखते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो भारत की कुंडली भी उसमें उसका भी रोल होता है। राहुल गांधी की चंद्र की महादशा है ना, ये एक टॉप मोस्ट लीडर बनना, वो नहीं अभी है, वो थोड़ा समय लगेगा। देश में दिक्कतें आएंगी 29 मार्च 2025 के बाद, जिसमें उपद्रव होगा दक्षिण तरफ। कि वो जीवन में परेशान हो जाता है कि लगता है कि सारे दुख अब ईश्वर ने मेरे ही किस्मत में लिख दिए, भाग्य में लिख दिए। एक तो राजा को रंक बनाने की कुवत रखता है और एक रंक को राजा बनाने की कुवत रखता है। आजकल ये लो शो ग्रिड का बड़ा फैशन चला है, तो लो शो ग्रिड से जो जो नंबर्स आपकी लाइफ में नहीं है वो ऐड करना। यही ग्रिड को अगर हम उल्टा करते हैं तो सूर्य का यंत्र बन जाता है और सीधा करें तो माँ त्रिपुर सुंदरी का यंत्र बन जाता है। ये 99 रुपए में न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकता कोई व्यक्ति। प्लीज, जब ये ज्योतिष हुआ था तब पेप्सी की बोतल नहीं बनी थी, ठीक है ना? बात। राहु कंट्रोल होता है देवी से और केतु कंट्रोल होते हैं गणपति से। सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल लोग रील्स देख के इतनी गलत चीजें सीखते हैं और करते हैं। लाइन से अगर 3 दरवाजे जिस भी घर में होते हैं वहाँ पर नुकसान ही नुकसान होता है। तो सावन में हमारे यहाँ तो कहते हैं हरे रंग का बड़ा महत्व होता है, हरी चूड़ियाँ डालना है। हेलो व्यूवर्स, हमारे मन में एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? क्या इसके पीछे वाकई कोई साइंस है? ये किस तरह से काम करती है? क्या हमारी कुंडली हमारा भाग्य तय करती है? क्या भाग्य को कर्म के जरिए बदला जा सकता है? ये सारे सवाल जो हमारे मन में चलते हैं, जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते, उन सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं श्रुति द्विवेदी। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अर्चना जी, और सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रुति जी को आप अक्सर देखते होंगे, चैनल्स पे देखते होंगे, प्रेडिक्शन करती हैं, बताती हैं। ख़ास तौर पर उनको क्रिकेट से बड़ा प्यार है, क्रिकेट को लेकर भी अक्सर प्रेडिक्शन करती हैं। जो हमारा पॉलिटिकल लोग हैं या जिस तरह का सिनेरियो है उसको लेकर प्रेडिक्शन करती हैं। लेकिन आपके भाग्य में क्या है, आप क्या समझें, ये सब कुछ आज हम श्रुति जी से अपने इस पॉडकास्ट में जानेंगे। श्रुति जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुरू से शुरू करूँगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? साइंस है या इस पे लोग भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह? कुछ लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी बस ऐसे ही है, कोई कुछ भी बता देता है। तो एस्ट्रोलॉजी दरअसल है क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी अगर हम बात करें, ज्योतिष का मतलब है कि आप सारे, देखिए प्लैनेट तो वही है,
पूरे 9 ग्रह वही हैं। जब इंसान का जन्म होता है तो ये ग्रहों की प्लेसमेंट क्या होती है, इसके अनुसार उसका भविष्य का निर्माण होता है। ये सनातन की बहुत प्राचीन देन है, ना केवल भारतवर्ष में लेकिन विश्व भर में इसको माना जाता है। आप मानेंगे नहीं कि इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ज्योतिष का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। और ज्योतिष एक साइंस है, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है। जो व्यक्ति मैथ्स में अच्छा है वो डेफिनेटली ज्योतिष में कहीं ना कहीं अच्छा कर जाएगा, क्योंकि प्रिडिक्शन एक खेल है, गणित का खेल है। तो मैथ्स पूरी जो है वो कैलकुलेशंस जो हैं वो ज्योतिष के थ्रू ही आते हैं। अब ये 9 ग्रह जो हैं ये आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपके जीवन में रहेगा, आपका कर्म कैसा रहेगा, आपका भाग्य कैसा रहेगा, आप जीवन में कहाँ तक, किस ऊंचाई तक पहुँच पाएंगे। तो ये सब 9 ग्रह बताते हैं आपके जीवन में। अगर हम ज्योतिष को शब्द के अनुसार अगर इसकी संधि करें तो ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर के ऐसी ज्योति जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करती है। तो ये है ज्योतिष संक्षिप्त में। कुंडली, कुंडली क्या हमारा भाग्य तय करती है? कुंडली क्या है? जब हम पैदा होते हैं तो आसमान की जो दशा है, क्या इसको मोटा मोटी जो लोग कहते हैं कि वो होती है कुंडली? कुंडली क्या भाग्य तय करती है? देखिए, कुंडली जो है वो एक व्यक्ति है पूरा, मतलब वो व्यक्ति का पूरा जीवन का सार है। उसमें उसका जन्म किस स्थान पर, कैसे, किस दशा में हुआ, किस प्रकार से उसका जो है भरण पोषण होगा, वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, सबसे पहले उसका दायित्व क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसकी वेल्थ कहाँ से जनरेट होगी, कौन कौन से एरियाज से वो लाभ ग्रेन करेगा। और भाग्य बहुत कुछ निर्धारित करता है। देखिए, दिन में मजदूरी हर व्यक्ति करता है, चाहे वो एक एयर कंडीशनड ऑफिस में करे, चाहे वो लेबर करे, लेकिन मेहनत का जो फल मिलता है, किसी को 10% मेहनत का 100% फल मिलता है और किसी को 100% का 10% मिलता है। यहाँ पर सारा खेल भाग्य का आ जाता है। तो किस्मत जिसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो किस्मत का धनी है, वो कुंडली डिसाइड करती है। क्या भाग्य को कर्म बदल सकता है? या अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर हमारी, मान लीजिए कि हमारी कुंडली में है कि किसी को मेडिकल की फील्ड में जाना है या किसी को क्रिएटिव फील्ड में जाना है, और अगर उसको पता है इस बारे में तो वो उस दिशा में प्रयास करे तो जल्दी और आसानी से पहुंच सकता है। और विपरीत दिशा में अगर है क्रिएटिव फील्ड और मेहनत मेडिकल के लिए कर रहे हैं तो नतीजा मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक इस तरीके से समझा जाए जैसे अगर कोई ऐसे स्कूल्स में गया है जहाँ पे पानी नल से भरते थे, तो मान लीजिए अगर 10 टैप्स हैं, तो अगर आपने उस टैप को ओपन किया है जिसमें पानी आ रहा है, तो वैसे तो आपको पानी मिलेगा नहीं, तो आप एक एक करके 10 टैप में पहुंचेंगे ज़रूर, लेकिन वो समय आपका जो है वो ख़राब हो चुका होगा। तो इसी प्रकार से प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट देने के लिए बैठा है कर्म, वो आपको देगा फल ज़रूर। अगर वो प्लैनेट, आप गलत प्लैनेट का दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे दरवाजे आपके शट हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए किस्मत के, लेकिन ये दरवाज़ा बंद मिला मुझे। वो होता है कि आप गलत दरवाजे पे खटखटा रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किस्मत एकदम ही ख़राब हो, लेकिन गलत जगह पर अपने एफर्ट्स डालने पर उसका जो रिज़ल्ट आता है वो गलत ही आता है। इसीलिए आप सही दिशा में एफर्ट डालेंगे तो उसका परिणाम आपको जल्द मिलता है और सही परिणाम मिलता है। श्रुति जी, एक ही वक्त में हजारों लोग पैदा होते हैं, लेकिन सबकी कुंडली अलग होती है। हाँ। यहाँ तक कि ट्विंस जो होते हैं उनके भाग्य भी अलग होते हैं। तो ये क्या गणित है, ये किस तरह से हो पाता है? देखिए, कुंडली केवल एक कुंडली नहीं होती है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो उसमें D1 से लेकर D60 चार्ट्स होती हैं। उसमें आपका जन्म स्थान जो है वो मायने रखता है, उसमें उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आ जाता है, उसके हिसाब से उसकी अंतर दशाएँ, सूक्ष्म दशाएँ, विंशोत्तरी दशाएँ, प्रत्यंतर दशाएँ, योगिनी दशाएँ सब बदलती हैं। तो वहाँ पर वो सूक्ष्म दर्शन काम आता है। तो हो सकता है कि किसी की D1 चार्ट, जिसे हम लग्न चार्ट कहते हैं, वो सेम हो, लेकिन दशांश
जो है वो फ़र्क हो गया ट्विंस में, तो इसलिए देखते हैं 2 ट्विंस जो है उनके कर्म अलग अलग हो गए, अलग अलग दिशा में जाने लग गए। या फिर बोला जाए नवमांश चार्ट है कि शादी के बाद कैसा क्या जीवन रहेगा, वो भी फ़र्क आ जाता है। तो इसमें D1 से D60 तक की एक डिटेल्ड एनालिसिस होती है। इसलिए केवल ऊपरी ज्योतिष पे नहीं जाना है, आपको ऐसे व्यक्ति को समय भी देना है। जब आप किसी ज्योतिष के आचार्य के पास जाएं तो ऐसे ना करें कि ये मेरी कुंडली और आज ही बता दें, उसको स्टडी करने का टाइम दीजिए। वो जब तक स्टडी नहीं करेगा आपको बताएगा कैसे? तो मतलब इसमें समय लगता है, ये साइंस है। हाँ। और साइंस को पढ़ने में, समझने में और फिर आपको समझाने में टाइम लगता है, इसको वक्त अगर लगता एक है। लेमेंस लैंग्वेज में बोलूँगी तो जैसे एक पैथोलॉजी रिपोर्ट आती है, तो एक पैथोलॉजी रिपोर्ट में कितने फैक्टर्स आपके CBC को बताते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट बता रहे हैं, कितनी RBCs हैं, कितनी WBCs हैं, कितने लिम्फोसाइट्स हैं, वो सारा डिटेल दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कुंडली भी अपने हिसाब से 60 चार्ट्स में बताती है। क्या साधना के जरिए कुंडली भाग्य बदला जा सकता है? बहुत हद तक। जहाँ ईश्वर की कृपा हो जाती है वहाँ ग्रह का खेल नहीं चलता। ईश्वरीय कृपा तो बहुत ऊपर की चीज़ है, वहाँ सब ग्रह भी ईश्वर के आगे रुकते हैं, सब ग्रह भी नतमस्तक होते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी की 7.5 हो, अढ़ैया हो, शनि महादशा हो तो कृष्ण की शरण में जाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, महादेव की शरण में जाएं। वहाँ जाकर ही फ़र्क महसूस होने लग जाता है, वहाँ आके ही डिफरेंस इन लाइफ होता है। तो साधना के ज़रिए तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, केवल इस लोक में नहीं, परलोक के में भी आपको बहुत ऊंचाइयां होती हैं। लेकिन हाँ, कई साधकों को ये लगता है कि मैंने इस चीज़ की साधना करी पर मेरे को वो नहीं मिला। तो ये याद रखें कि इस जीवन की सक्सेस और परलोक की सक्सेस में बहुत फ़र्क होता है। अभी आपने 7.5 का जिक्र किया, क्या सबके जीवन में 7.5 आती है? जी। 7.5 क्या है? क्या इसके केवल दुष्प्रभाव हो सकते हैं, केवल नकारात्मक प्रभाव ही होते हैं, या कुछ सकारात्मक भी होता है? क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं 7.5 के नाम से। बिल्कुल। देखिए 7.5 से ज़्यादा खराब होती है अढ़ैया। सबसे पहले मैं ये बता दूं, 7.5 क्या होता है? शनि जो है एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करने में 2.5 ईयर्स लेता है। जब ये आपके एक्सपेंस हाउस, आपके लग्न में, लग्न यानी कि योर सेल्फ और वेल्थ हाउस में जाता है, तो ये जो 3 ट्रांजिट होते हैं 2.5 ईयर्स, 2.5 एंड 2.5, ये 7.5 साल कहलाते हैं। तो जब वो बिगिन होता है यानी कि आपके हाउस ऑफ एक्सपेंसेस में, वो आपके रोग भाव को देख रहा है, तो अक्सर लोगों को वहाँ तकलीफ़ आती है, पैरों में तकलीफ़ आती है, स्टाफ के साथ तकलीफ़ आती है, लोगों के साथ तकलीफ़ आती है डील करने में, और पैसे में भी दिक्कतें आने लग जाती हैं। जब वो लग्न में आता है तो आपको कई लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, सेपरेशन होता है, घर से सेपरेशन होता है, भाई बहन से, ज़मीन जायदाद के विवाद होते हैं, वो लग्न की 7.5 देता है। और वेल्थ की 7.5 जो है, जाती भी 7.5 हर इंसान को बना के जाती है। 7.5 बेसिकली क्या करती है, ये आपकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। जो मेरे हिसाब से है वो क्या करती है कि आपकी लाइफ के जो डेड एरियाज हैं उसको हटा देती है, चाहे वो आपकी डेड रिलेशनशिप हो, डेड फ्रेंडशिप्स हो, कुछ भी हो जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसको हटा के एक नई तरीके से आपको ज़िंदगी का एक सबक सिखा के, एक लेसन है। 7.5 सबसे बड़ी लर्निंग है लाइफ की, तो वो लर्निंग अगर आपने सीख ली तो 7.5 आपकी आसान हो जाती है। सबके जीवन में आता है 7.5? सबके जीवन में आता है अर्चना जी। कितनी बार आता है, कुछ ऐसा तय है क्या? कई लोगों के जीवन में 3 बार आता है, कई लोगों के जीवन में अगर वो लकी इनफ रहे तो 4थी बार आता है। तो 2 से 3 बार तो हर व्यक्ति फेस करता है, चाहे वो फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ लाइफ में आए, फिर उसके बाद इन देयर मिड 30s आता है, फिर मिड 50s एंड 60s में आता है। तो इस प्रकार से चलता है। कौन सा ग्रह होते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो अगर आए या जिनका प्रभाव अगर हो तो वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति लाते हैं, बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं? और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है या डरना चाहिए? देखिए, जो ग्रह बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ग्रह बहुत पॉजिटिविटी लाते हैं। वैसे तो सब ग्रह भी, राहु भी जो है वो रंग को राजा बनाने की कुवत रखता है, वो उतनी कैपेबिलिटी रखता है। डरते बहुत हैं। राहु जो है मिस्टीरियस है, उथल पुथल का कारक है, राजनीति का कारक है। आप जितने फिल्म स्टार्स देखें, मीडिया में देखें, हम आप बैठे हैं, इसमें कहीं ना कहीं राहु का रोल होगा। राहु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राहु जो है वो पूरा इंटरनेट है। आपको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा सिस्टम कैसे चल रहा है, बट सिस्टम चल रहा है। अब हम सबको नहीं पता कि हाँ भाई ये सैटेलाइट कौन सा है जो ये वर्क कर रहा है, बट ब्रॉडकास्ट तो हो ही रहा है। तो वो राहु है।
वो काम छुप के करता है पर बहुत ज़बरदस्त करता है। वहीं मंगल भी बना सकता है, पर वो डिपेंड करता है हर व्यक्ति की कुंडली में। एक की कुंडली में मंगल बहुत ज़बरदस्त होगा तो एक की कुंडली में मंगल ऐसा होगा जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो रख देगा। वहीं सूर्य भी बहुत प्रभावशाली है। सूर्य तो ग्रहों का राजा माना जाता है, सेंटर ऑफ एनर्जी है, सारे 9 प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हर प्लैनेट अपने वे में व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। जैसे शनिदेव की बात करते हैं तो शनि अपने ग्रह का बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुला का शनि यानी कि लीब्रा में बैठा हुआ सैटर्न अगर केंद्र में है या त्रिकोण में है तो बहुत बढ़िया प्रभाव देता है, बहुत ज़बरदस्त ऐसा व्यक्ति होता है। कई बार तो देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जीवन की ऐसी ऊंचाइयों तक जाता है जहाँ तक लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है, ये प्रभाव पड़ता जी। है। शनि से लोग अक्सर डरते भी बहुत हैं। जी। तो शनि के प्रभाव से अगर बचना है तो उसके लिए क्या करें लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि शनि न्याय के देवता नहीं है। न्याय के देवता बृहस्पति हैं। अच्छा। और शनि दंड के देवता हैं। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे कुंडली में बृहस्पति की दशा पहले आती है, उसके बाद शनि की दशा आती है। तो पहले आपका कर्म का फल निर्धारित बृहस्पति करते हैं। जो वो खेल खेलते हैं वो शनि नहीं खेल सकते, क्योंकि वहाँ पर आपका दंड का नियम निर्धारित हो चुका है। शनि बस एग्जीक्यूटर है दंड का। तो शनि की महादशा में आपने शुभ कर्म किए हैं तो उसका फल मिलेगा, लेकिन किस जन्म का कर्म आपको कब भोगना पड़ रहा है ये भी नहीं पता चलता है। तो अगर आपके कर्म, सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म का बोध। अगर आपका कर्म अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, आपके एल्डर्स के प्रति, आपकी सोसाइटी के प्रति, एनिमल्स के प्रति, जो हेल्पलेस लोग हैं उनके प्रति सही है तो शनि आपको कतई परेशान नहीं करेगा। पर अगर कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी है तो सबसे पहले आप अपने कर्मों को स्ट्रीमलाइन करें। इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे कर्म करें, आराधना करें, भक्ति करें, वो अच्छा रहता है। सोसाइटी को गिव करना, हम क्या कहते हैं चैरिटी में देना या दान में देना, उतना दान देना। दान भी उसी को देना चाहिए जो कि दान के योग्य हो। तो मतलब ये है, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि हमको चैरिटी सोसाइटी के प्रति करनी है, एक इक्वल, जैसे कहते हैं इक्विलिब्रियम लाने के लिए, एक बैलेंस इन सोसाइटी लाने के लिए। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया फल देता है। अच्छा, सितंबर तक, हम ये 10 जुलाई को आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, और सितंबर तक शनि वक्री हैं जी। तो इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा, एक अगर हम लोगों को बता पाएँ जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। देखिए, शनि का वक्रत्व 2 राशि में इस समय बहुत ही गड़बड़ है, 3 राशियों में। सबसे पहली राशि, हालांकि अपने घर का वक्री है शनि, अपनी ही राशि में वक्री है शनि, तो उतना भी खराब नहीं, लेकिन अढ़ैया चल रही है वृश्चिक राशि की और कर्क राशि की। तो इनके लिए ये हेल्थ पर्सपेक्टिव, फैमिली पर्सपेक्टिव एंड वर्क पर्सपेक्टिव, मनी पर्सपेक्टिव, ये 4, मतलब कि धन, अर्थ और स्वास्थ्य के प्रति आपको बेहद सावधान होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी लाता है। फिर तीसरी बात आ जाती है कि मीन राशि की 7.5 की शुरुआत है, तो आपके व्यय बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आप पे फॉल्स एक्यूजेशंस लग सकते हैं। तो इन राशियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अच्छा, लोगों को अपने करियर को लेके बड़ी चिंता होती है। ये होता है कि अर्निंग कैसे होगी, पैसा कैसे आएगा। तो इसके लिए एक जनरल कोई उपाय जो लोग कर पाएँ, खासतौर पर ये जो ग्रह दशा चल रही उस वक्त पे? देखिए, एक जनरल उपाय जो हर व्यक्ति कर सकता है वो एक श्री यंत्र लें और श्री यंत्र को आप गुलाब जल से अभिमंत्रित करें और सीधा एक छोटा मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः बोलते हुए उस पर आप या तो 16 बार करें, 16 गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, या आपसे बन पाए तो 16 साबुत गुलाब डालें, या फिर 16 बार गुलाब जल से आचमन करें। फिर उसको आप फ्रीज़र में रख दें। अगले दिन उसका जल जो है अपने कार्य क्षेत्र पर, अगर आपका अपना बिजनेस है तो ठीक है, नहीं तो अपने घर में छिड़काव ज़रूर करें। आप देखेंगे कि धन की आपकी परिस्थिति जो है पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होने लग जाएगी। इसके अलावा शुभ मुहूर्त पर आप जो है श्री सूक्त में 16 ऋचाएँ होती हैं, 16 ऋचाओं का 16 बार पाठ करें। दीपावली के दिन, होली के दिन, कालाष्टमी के दिन, जो 4 मेजर रात्रियां होती हैं जिसमें जन्माष्टमी, शिवरात्रि भी आती है, दीपावली और नवरात्रों में, इन सब में आप जो है 16 ऋचाओं का 16 बार पाठ करें। निश्चित तौर पर आपको धन से जुड़ी दिक्कतों में आराम मिलेगा। श्रुति जी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जन्म का वक्त नहीं पता होता है,
कुछ ऐसे भी हैं जिनको तारीख भी नहीं पता होती ठीक जी, से कंफर्म, जी। तो वो किस तरह से जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने बारे में, अगर उनको जानना हो तो? देखिए, जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उनके लिए प्रश्न कुंडली उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, पर वो केवल प्रश्न से निर्धारित रहते हैं, वो जीवन पूरा नहीं बता सकती है, बट स्पेसिफिक उत्तर उस समय को लेकर। तो उन्हें जब भी एडवाइस लेनी हो तो प्रश्न कुंडली के निर्माण से करें। दूसरी बात, जिन लोगों को समय नहीं पता रहता है उन लोगों को अर्चना जी सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि उनकी लाइफ की इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कब थी। उस इवेंट्स के अनुमान के हिसाब से एक अनुमानित कुंडली बनती है जो कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में गाइडेंस के रूप में आ सकती है। श्रुति जी, आजकल एक चलन है कि जब सिजेरियन होता है, जब डॉक्टर सी सेक्शन के लिए कहते हैं तो लोग अपने हिसाब से मुहूर्त तय कर लेते हैं कि इस समय पे ये हम सिजेरियन कराएंगे ताकि बच्चा इस मुहूर्त में पैदा हो। क्या ये तरीका ठीक है? क्या इससे काम होता है, या जो ईश्वर ने या नेचर ने जो तय किया है वक्त उस वक्त पे होता है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है? आपका क्या इसमें, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? देखिए, हो ही वही जो राम रचि राखा, बिल्कुल है ना। तो अगर श्री रामचंद्र ने, जैसे बोला जाता है, जैसे कहावत है, अगर निर्धारित है कि इस बच्चे ने ये करना है, अभी बोलना नहीं चाहिए बट कई एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने खुद के बच्चों को ऐसे समय पर जन्माया बाय मिस्टेक, जो कि कुंडली ही फ़र्क थी। तो एक तरीके से हंसी भी आई कि ये तो एकदम ही गड़बड़ टाइम पे जन्म हो गया है। तो आप कितना प्रयास कर लें, आपको 5-10 मिनट का फ़र्क डॉक्टर कर देगा, इमरजेंसी हो जाएगी, कहीं ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपके चाहने नहीं चाहने से नहीं होता है जन्म। जन्म का समय निर्धारित है, वो व्यक्ति कितना ही चेंज कर ले लगभग पर पहुंचता है, पर एकदम करेक्ट जो है वो नहीं पहुंच पाता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में शायद ईश्वर की वहाँ परमिशन होती होगी। तो वही है कि अगर ईश्वर ने चाहा तभी हो पाएगा। एक अभी मुझे कोई बता रहा था कि कोई बड़े ही फेमस व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि उनके बहू को बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने समय निकलवाया और उसके बाद कहा उसी मुहूर्त पे बच्चा होगा। जिन डॉक्टर को सर्जरी करनी थी वो डॉक्टर वॉशरूम गए उसके पहले, सिजेरियन के पहले, करने के पहले, ओटी जाने के पहले, और वहाँ फिसल के गिर गए और उनको चोट लग गई। देखिए, और वो 1.5 घंटे का मुहूर्त था, उस 1.5 घंटे में उनको कोई डॉक्टर मिल नहीं पाया, होता ही नहीं है। अरे अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्यों ने मतलब जो है ऐसी गड़बड़ी से करा कि सारे ग्रह ही 12वें भाव में चले गए। तो मतलब जब बाद में आप कुंडली देखो तो ये कैसे मुहूर्त में आपने जन्म करवाया वाली हालत हो जाती है। इसलिए वही जगह है ना, होई सोई जो राम रचि राखा, और कुछ नहीं होगा। श्रुति जी, अपनी कुंडली का कितना महत्व होता है, या कितना लोगों को, जब हम अपने जीवन का कोई काम करते हैं, जब हम करियर के लिए, या बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें क्या बनना है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? उनको क्या अपनी कुंडली दिखा के उसके बाद ये देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, ताकि वो उस तरफ काम कर पाए और रिजल्ट ज़्यादा मिल पाए उनको? देखिए अर्चना जी, इसमें कई पर्सपेक्टिव्स आते हैं। आजकल जो एक कंपेटिटिव माहौल भी है और कई बच्चे आराम तलब भी हैं, तो जो आराम तलब हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही दिखाएं, और जो एक्सट्रीमली कंपेटिटिव हैं उनके लिए भी दिखाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि सपने पूरे ना होने से खुद को नुकसान पहुंचा लें। तो मेरे हिसाब से अगर जान जाएं कि किस दिशा में आगे बढ़ना है तो बेहतर होता है। मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स स्टार बनने की काबिलियत रखता है, आप उसे देखते हैं कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, क्रिकेट में बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसे फोर्स कर रहे हैं कि तुम IIT करो। हैं दोनों ही फील्ड मंगल की, ठीक है, लेकिन कौन सी ज़्यादा आपको फलीभूत होगी उसके हिसाब से अगर आप करें तो शायद बच्चे का जो इनर एक पर्पस है वो भी तो समझ में आएगा। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने पर्पस से स्ट्रीमलाइन रहता है तो वो कहीं ज़्यादा खुश इंसान रहता है। आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया जी, रोहित शर्मा को लेके आपने एक प्रेडिक्शन किया था। देखिए उसमें जो है रोहित जी की राहु की महादशा चल रही है, और जो हमारे पास कुंडलियाँ आती हैं अर्चना जी, वो मेरी प्रेडिक्शन जो है वो कहीं हद तक उस दिन के लिए थी, और लोगों ने समझ लिया कि वो पूरे उसके लिए है। नहीं, उस दिन का मैंने कहा था परफॉर्मेंस उतना ख़ास नहीं होगा, जो नहीं हुआ। मैं पर्सनली उनको जानती नहीं हूँ और मैं क्रिकेट फॉलो करती हूँ, वैसे क्रिकेट बट क्रिकेटर वाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, बट हमने तो जो हमारे सामने कुंडली है उसके हिसाब से बताया। तो हाउस ऑफ लॉसेस में राहु बैठा हुआ है और राहु की महादशा चल रही है, तो जिस हिसाब की ऊंचाई तक उन्हें पहुंचना चाहिए वो राहु पहुंचने नहीं देगा। अब आप देखिए T20 से उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया, एकदम इम्पल्सिव डिसीजंस लेगा। तो मैंने कहा था कि इनको अगर एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन रखेंगे अपने साथ तो इनके लिए बेहतर रहेगा। तो वो चीज़ों को कई बार मिसकंस्ट्रू कर लिया गया, तो ये एक इशू हो जाता है। अच्छा, जब कोई ऐसा प्रेडिक्शन हो कि आपने कुछ कहा और उसका कुछ और मतलब निकाल लिया गया या उसको टोटलिटी में नहीं लिया गया, है ना, उसको करेक्ट नहीं समझा गया, और उसके बाद जब ट्रोलिंग शुरू होती है, जब उसके बाद बातें कही जाती हैं, तो फिर वो किस तरह का इम्पैक्ट देती हैं, क्या लगता है फिर आपको? शुरू में तो थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि अरे एक बार खुद भी जाके हम देखते हैं हमने ऐसे क्या गड़बड़ कर दी। भाई इमोशंस लोगों के हर्ट होते हैं, अंडरस्टैंड, और क्रिकेट तो एक अलग ही धर्म है, बिल्कुल हमारे एक बहुत बड़ा रिलीजन है हमारे देश का, तो ख़राब भी लगता है। और कई बार वो एक ऋचा चड्ढा का इंटरव्यू था जिसमें वो कहता है चिंटू चंडीगढ़ में बैठकर क्या सोच रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ गया। तो वैसा वाला भी होता है कि कुछ वो नहीं होता, बट हाँ देयर आर डेज व्हेन यू डोंट लाइक इट, अच्छा नहीं लगता है, बट फिर ऐसा लगता है कि ठीक है निकल गया, हल्के में निकला जो निकला। हाँ। अच्छा, थोड़ी पॉलिटिकल बातें करते हैं, थोड़े राजनीति की तरफ आते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गया नरेंद्र मोदी, नारा दिया 400 पार जी, लेकिन ये 400 पार आ नहीं पाया, कहाँ पे अटक गया ज्योतिष के हिसाब से? 400 का आंकड़ा क्यों भारी पड़ गया? अर्चना जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इकलौती मैं एस्ट्रोलॉजर थी जिसने बोला था कि 400 पार नहीं पहुंचेगा। हाँ, इकलौती मैं थी और मैंने कहा था कि 250 से 270 ऐसे ही लगभग रहेगा, 290 के आसपास। हाँ, तो लगभग हाँ वैसे ही रहा, और ये मैं कहूँगी कि ईश्वर की कृपा है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली अर्चना जी बताऊं तो मोदी जी की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मेरी भी है, कई और लोगों की भी है, अढ़ैया चल रही है वृश्चिक राशि पे। तो आप जिस हिसाब की ऊंचाई, हालांकि उनकी मंगल की महादशा चल रही है, मंगल उनका शिष्टेश भी है, मार्केश भी है, 6th हाउस का लॉर्ड है, तो एनिमी भारी होगा ही होगा, एनिमी भारी होगा, राहुल गांधी भारी होंगे। और अढ़ैया है तो अभी बृहस्पति ने संभाल के रखा है, मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होगा ये टर्म पूरा करना। बृहस्पति का ट्रांजिट अगले साल जो हो जाएगा मिथुन राशि में, उस टाइम पे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, एजुकेशन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें अभी ही बैकफायर कर रही हैं, तो तब कितना बैकफायर करेंगे आप सोचिए। तो मेरे हिसाब से तो मंगल की महादशा जिस सब कोई कहते हैं, देखिए मीडियम जाएगी, हालांकि लग्न में बैठा है और लक्ष्मी नारायण योग, रोचक योग बना के है, लेकिन 6th हाउस का भी फल देगा ही देगा, तो दुश्मन इनके बहुत प्रभावशाली रहेंगे, तो इस टाइम पे उन्हें इग्नोर करने में कुछ मतलब जो है फ़ायदा नहीं है, फोकस देना ज़रूरी है। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल और आता है कि जब हम ऐसे किसी व्यक्ति की बात करते हैं, उसकी कुंडली की, तो उसकी एग्जैक्ट टाइम हमारे पास नहीं होता है, नहीं होता। तो किस तरह से ये सब कुछ देख पाते हैं, प्रेडिक्शन कर पाते हैं ज्योतिष में? हाँ। और क्या उस स्थान की, जैसे भारत की कुंडली, वो क्या है, वो भी क्या मायने रखती है? नरेंद्र मोदी की जब हम कुंडली देखते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो भारत की कुंडली भी उसमें उसका भी रोल होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ का राजा कौन है रहेगा, मतलब बेसिकली तो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, तो प्रधानमंत्री की कुंडली और भारत देश की कुंडली में तालमेल आ रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको स्थान कुंडली कहते हैं? स्थान कुंडली कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा। कहते हैं स्थान की कुंडली क्या रहेगी। वैसे तो कई लोगों का मानना है कि क्योंकि भारत जो है वो तो बहुत ही प्राचीन देश है, तो हम 15 अगस्त से अगर उसकी कुंडली बनाएं तो वो तो नाम के हिसाब से बने, बट ओवरऑल तो ये बहुत ही प्राचीन है, तो उसको प्रश्न कुंडली से भी कई लोग ले लेते हैं। जहाँ बात आई कि हमें इनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, किसी का भी नहीं पता होता है, अगर वो सेलिब्रिटी आपका क्लाइंट है तो आपको पता है, अन्यथा आपको नहीं पता है और आप पर्सनल डिटेल्स बाहर करेंगे नहीं। तो इसमें आप एक अनुमानित कुंडली लेकर चलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाँ ठीक है, ये इतने वर्ष तक जो हैं मुख्यमंत्री रहे, इस समय के दौरान ये प्रधानमंत्री बने, हर जगह इनको विजय प्राप्त हुई। जब इनका चाइल्डहुड था तो काफ़ी स्ट्रगल थी, इकोनॉमिक स्ट्रगल थी, पढ़ाई को लेकर था, जो भी था, जो इनको साथ किसका मिला, इनका एक परम मित्र रहा है या इनके साथी कौन कौन रहे, तो उस हिसाब से आप एक अनुमानित कुंडली बनाते हो। इसी अनुमानित कुंडली के कारण भी रोहित शर्मा का कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया था।
अच्छा, ये हो हाँ, ये जाता हो है जाता कभी है, कभी, हो है जाता ना, है, हो ये जाता चीज है, हो हो जाती जाती है। है। जब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सब की वृश्चिक राशि है, जी अगर मैं ठीक हूं जी तो। जी तो ये सब, और राजयोग होता है जी। एक, राजयोग क्या होता, इन तीनों की वृश्चिक राशि है, तो ये क्या दिखाती है? देखिए, वृश्चिक राशि तीनों की है बड़ी इंटरेस्टिंगली। अब वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है। महादशा सबकी अलग अलग है। राहुल गांधी की चंद्र की महादशा है। जब प्रधानमंत्री मोदी की चंद्रमा की महादशा आई थी, चंद्रमा वृश्चिक राशि में भाग्य का कारक है, तब वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। जो नारा उन्होंने दिया, अब मोदी जी को लेकर आएंगे, वो लेकर आए। अब की बार 300 पार हुआ। वहीं मंगल की महादशा आई तो बदल गया। वृश्चिक राशि में अढ़ैया चल रही है। राहुल गांधी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, भाग्येश की महादशा चल रही है। अढ़ैया है तो वो सिमट गए 99 पर कहीं भाग्य साथ दे रहा है। वहीं प्रियंका गांधी की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, तो पावर तो देगा, नेम फेम तो देगा, पार्टनरशिप अच्छी देगा। और जिस हिसाब की सक्सेस, जैसे कहते हैं ना, ये एक टॉप मोस्ट लीडर बनना, वो नहीं अभी है, वो थोड़ा समय लगेगा। राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है, प्रधानमंत्री बन पाएंगे कभी? राहुल गांधी की कुंडली अगेन अनुमानित कुंडली है, क्योंकि कई जगह उनका बर्थ है 18 जून का, कई जगह 19 जून का है, तो वो कुंडलियों में थोड़ा सा एक मतभेद हो जाता है। हालांकि जो होली फैमिली पे बर्थ सर्टिफिकेट है वो 19 का आता है, तो मेरे को लगता है कि हाँ, उनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं, मेरे को अखिलेश यादव की कुंडली, जिसका मैंने पहले भी बोला था, बहुत ज़बरदस्त योग है उनका आगे बढ़ने का। उनकी तुला में शनि बैठा हुआ है, जैसे मैंने शुरू में बोला था, तुला का शनि बहुत ज़बरदस्त राजयोग देता है। तुला का शनि बैठा है, इनकी 7.5 बहुत कमाल की जा रही है, और महादशा भी शनि की चल रही है। तो ये शनि इनको एक बहुत बड़ा जननेता बनाएगा, बहुत बड़ा जननेता, और पावर पोजीशन भी देगा। तो ये टाइम इन लोगों के लिए अगर इनने यूटिलाइज किया तो बहुत आगे जाने का है। तो 27 में मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं? हो भी सकता है। मेरे पास योगी जी की कुंडली है नहीं, वही अनुमानित है वाला हाल है। तो अभी अगर हम भारत की बात करें, देश की बात करें जी, तो आगे बढ़ने के लिए जो कुंडली के हिसाब से देश का क्या आपको दिख रहा है, जिस गति से हम, जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो बरकरार रहेगा या उसमें कुछ व्यवधान आएंगे? आपको क्या लग रहा है? देश की अगर मैं बात करूं तो देश में अभी ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल आएगी, बहुत एक्सपोनेंशियल। देश में दिक्कतें आएंगी 29 मार्च 2025 के बाद, जिसमें उपद्रव होगा दक्षिण तरफ, तो दक्षिण और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, वहाँ पर दिक्कतें आएंगी। बाकी देश का जो हाल है वो अच्छा रहेगा। मतलब जो टॉप मोस्ट है, इंडो चाइना बॉर्डर और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन इसके बाद सफलता बहुत है इसमें। हमारे पास जो आने वाला समय है, हम काफ़ी हद तक फॉरेन डेट को कंप्लीट कर पाएंगे, रीपे कर पाएंगे। एजुकेशन पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आएंगी, बैंकिंग फाइनेंस पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आएंगी, और हेल्थ केयर पे फोकस बहुत ज़्यादा जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये शनि का वर्ष है, शनि अपनी राशि में है, और शनि जो है वो रेट्रोग्रेड हैं, वक्री चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मोटर्स, मशीनरीज, कार्स, रोडवेज, हाईवेज, कोल, पेट्रोल, डीजल, इसमें फ़ायदा दिलाएगा। तो ये एरियाज़ अगर नॉर्मली किसी भी कंट्री में अच्छे रहेंगे तो नेचुरली बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा श्रुति जी, महादशा क्या होती है? जी। अक्सर हम शब्द सुनते हैं महादशा, तो ये क्या होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति पे? देखिए, महादशा होती है, हर एक प्लैनेट का निर्धारित टाइम पीरियड रहता है कि इतने वर्ष तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव देगा। जैसे शनि की 19 वर्ष की महादशा रहेगी, तो सूर्य की जो है वो 5-6 वर्ष की रहती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की रहती है। तो आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कहाँ बैठा है और लॉर्ड किस चीज़ का है। लॉर्ड मतलब कि उसका आधिपत्य कहाँ का है। अगर वो आधिपत्य भाग्य का है और भाग्य का स्वामी जो है धन भाव में जाके बैठ गया, तो किस्मत से आप धनी हो जाएंगे। इस तरीके से होता है। अगर आपका कर्म का स्वामी जो है वो अष्टम में जाके बैठ गया, तो आप फोरेंसिक स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उसका लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है, महादशा कौन सी चल रही है, और ये महादशा अगर ख़राब है तो कितने समय तक ख़राब है। क्योंकि पूर्णतः कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है, कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल रिजल्ट्स भी देते हैं। अच्छा,
हम जब किसी अपने जीवन को देखते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, तो तमाम उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं जी। किसी किसी के जीवन में, लेकिन वो बहुत ज्यादा होता जी, है। मतलब struggle। जिसे कहिए कि उतार का वक्त बहुत ज्यादा होता है कि वो जीवन में परेशान हो जाता है, कि लगता है कि सारे दुख अब ईश्वर ने मेरे ही किस्मत में लिख दिए हैं, भाग्य में लिख दिए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति उतार चढ़ाव देखता है, लेकिन किसी किसी की किस्मत में इतना ज्यादा क्यों होता है कि हमें खुद देख के लगता है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान रहता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। या तो एक व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा आती है या केतु की आती है। ये दोनों महादशाएं नहीं आए ऐसा संभव, मतलब अल्पायु केसेस में होता है। तो ये दोनों ही महादशाएं बड़ी क्रिटिकल होती हैं। एक तो राजा को रंक बनाने की कुवत रखता है और एक रंक को राजा बनाने की कुवत रखता है। जब केतु की महादशा आती है तो कहा जाता है आपको पास्ट लाइफ कर्म को बहुत भोगना पड़ता है। वहीं राहु की महादशा आती है तो छुपे तौर पर या तो आपको इतने दुश्मन दे देगा या आपको इतने मित्र दे देगा, या तो आपको एक्सट्रीम सक्सेस दे देगा या आपको एक्सट्रीम फेलियर दे देगा। तो ये महादशाओं का प्रभाव रहता है। अगेन, ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है, कैसी है। और कई बार क्या होता है कि हमें जो ग्रह देने के लिए बैठा है हम जाके उसका दान करके आ जाते हैं, तो जो दे रहा है उसी को हमने भगा दिया, और जो हमसे ले रहा है, हमारा पूरा अस्तित्व ही बदल दे रहा है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि हम ये ग्रहों के साथ किस प्रकार से खेलें। श्रुति जी, मेरे मन में एक सवाल है। जी। अक्सर मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर नहीं कहूँ, कभी कभी ऐसा होता है, एब्यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी। एस्ट्रोलॉजी से लोग डराते हैं, जी। ज्योतिष से डराते जी। हैं। क्या ये सही तरीका है? तरीका तो बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, जो लगभग मेरी एज के होंगे या जो अभी 30s में होंगे, उन्होंने जब स्कूल में पढ़ा होगा तो 7th 8th 9th में एक लिखा होगा, इज साइंस अ ब्लेसिंग और कर्स इन डिस्गाइज, है ना। तो क्या विज्ञान आपके लिए एक वरदान है? तो वही है कि ज्योतिष को अगर आप वरदान के रूप में लें तो बहुत अच्छा है, और अगर उसको आप गलत करें, देखिए गलत तो किसी भी वे में बहुत ही गलत होता है, गलत का कोई परिभाषा नहीं होती है, जो एक बड़ा रिलेटिव टर्म है कि ये चीज़ मेरे लिए हो सकता है सही हो, सामने वाले के लिए गलत हो। लेकिन डराना, ईश्वर से भय ना करें, ग्रहों से भय ना करें। क्यों? डरने लायक कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रिमिनल नहीं है, मर्डरर नहीं है, आपने किसी को आहत नहीं किया है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? एस्ट्रोलॉजर कभी कभी आपको लगता है डराते हैं? बहुत डराते हैं, ना? बहुत डराते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को। लेकिन वही है कि आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं। डरने वाला भी बड़ा खुशी खुशी डरता है, डरने वाले भी खुद बड़े खुशी खुशी जाते हैं। अब आप देख लीजिए, इस देश में या कहीं भी किसी भी देश में इतना क्राइम लेवल मास लेवल पे क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन भी अपने आप को सेफ नहीं रखता है। तो अपने आप को भी आपको कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करना ज़रूरी है। आपको भी पता होना चाहिए हाँ हाँ, कि कहाँ पे जा रहे हैं यार, कहाँ पे आपको लग रहा है कि बॉस। और हर एस्ट्रोलॉजर के पास एक्सपेंसिव उपाय से मिनिमम एक्सपेंसिव उपाय होता है, पर आपको भी पता होना चाहिए कि आप कितना शेल आउट कर रहे हो। तो वो भी डिपेंड करता है। अच्छा, प्रिडिक्शन कई तरह से, जैसे कुंडली देख के होता है, कुछ लोग हाथ देख के, जी, पैरों की रेखाओं देख बिल्कुल, के, बिल्कुल। कुछ लोग फेस रीड जी, करते हैं, न्यूमरोलॉजी होती है। जी। तो ये सब क्या एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है, ज्योतिष का ही पार्ट है, या ये अलग अलग है? और इनमें से कौन सी विद्या, कौन सी विधा है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है? एक्यूरेट तो ज्योतिष होता है सबसे पहली बात। और ये विधाएं देखिए, इसको जो हैंड रीडिंग, जो पाम रीडिंग होती है, पैरों की लकीरें देखने को, इसको सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं। जो माइंड फेस पे जो माथा की रेखा होती है उसको देखना, एक ऑरा की रीडिंग होती है, वो ऑरा एनर्जेटिक फील्ड से पता चलता है, वो अलग है। न्यूमरोलॉजी में भी वही 9 प्लैनेट्स हैं जो ज्योतिष में हैं, पर ये कॉम्बिनेशन अलग बना लेते हैं। आजकल ये लो शो ग्रिड का बड़ा फैशन चला है, तो लो शो ग्रिड से जो जो नंबर्स आपकी लाइफ में नहीं है वो ऐड करना ज़रूरी नहीं है, हर नंबर आपको ऐड करना। लो शो ग्रिड एक बार बताएंगी क्या होता है? ये एक्चुअली अगर हम तंत्र शास्त्र में देखें तो ये है पंचदशी काम में प्रयोग है। जो लो शो ग्रिड है 8 1 6 ऐसे एक ग्रिड बनती है 3x3 की, जिसका टोटल 15 आना चाहिए। अब ये लोगों ने क्या कर दिया, उसी लो शो ग्रिड में जो नंबर आपकी लाइफ में ज़्यादा है या मिसिंग है उसकी ग्रिड बना दी और वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो बना दिया। ये चाइनीज़ ने हमसे अडॉप्ट किया है। हमारे कल्चर में यही ग्रिड को अगर हम उल्टा करते हैं तो सूर्य का यंत्र बन जाता है, और सीधा करें तो माँ त्रिपुर सुंदरी का यंत्र बन जाता है। तो वो ग्रिड एक्चुअली जो ये सुडोकू और ये सब खेलते हैं ना, वो ग्रिड वर्क ही यंत्र वर्क है। तो ये नंबर्स का जो गेम है, न्यूमरोलॉजी बहुत डीप लेवल साइंस है। ये 99 रुपए में न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकता कोई व्यक्ति।
न्यूमरोलॉजी को आपको जीना पड़ता है, ज्योतिष आपको आधार बना के जीना पड़ेगा हर रोज़ का। कब आप बारीकियों से देखेंगे कि ये कैसा है, अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो चेहरा देखकर ही बता देगा कि कैसा ये व्यक्ति है, क्या है इसके जीवन में, तो ये फ़र्क पड़ता है। जो आपने अभी जिक्र किया कि कोई भी विद्या साइंस भी हो, वो कर्स भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से वो आपको बताया जा रहा है और आप किस तरह से उसे ले रहे हैं। राहु का भी आपने जिक्र किया था, तो क्या राहु को हम ये माने कि राहु जाते वक्त आपको अच्छा देके जाता है, या जिन लोगों की इस वक्त राहु की महादशा चल रही हो, क्या उनके लिए कोई खास ऐसा उपाय होगा जो आप लोगों को बताएं? देखिए, राहु ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को देकर जाए। राहु लेने पे आता है तो मतलब ज़मीन फाड़ देता है, बहुत डेंजरस है राहु, उतना प्रभावशाली भी है, मिस्टीरियस भी है। अगर आपको गिफ्ट देगा या वरदान देगा तो आपको कहाँ पहुँचा देगा। राहु एक सोच है। तो अगर राहु आपको कष्ट दे रहा है और आपकी राहु की महादशा चल रही है तो आप केवल रांग राहवे नमः मंत्र का जप करें और कम से कम इसका 21,000 जप कर लें। और कई लोगों का ये कहना है कि पेप्सी की बोतल खोल के टॉयलेट में फ्लश कर दो तो राहु का प्रभाव चला जाएगा। प्लीज़, जब ये ज्योतिष हुआ था तब पेप्सी की बोतल नहीं बनी थी, ठीक है ना। सही बात है। तो ये कहाँ से ये मतलब ये जो आपको इस तरीके के उपाय मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे उसका ज्योतिष से तात्पर्य होता भी है कि नहीं। राहु कपूर से कर सकते हैं आप कि आप कपूर का तेल जो है वो आप थोड़ा सा दिए में, जो आप टी लाइट बर्नर जलाते हैं या उसमें थोड़ा सा कपूर का तेल जलाएं। और अगर राहु आपका ख़राब चल रहा है तो अपने ऊपर से कपूर वार के 7 बार उसको जला दें शाम के समय। सबसे अच्छा सटीक उपाय बताती हूँ राहु का। राहु कंट्रोल होता है देवी से और केतु कंट्रोल होते हैं गणपति से। तो आपको राहु के लिए एक नींबू आधा काटना है और उसको पूरा निचोड़ लेना है, फिर उसको पलटा के उसका दिया बना लेना है, यानी कि चिकनी तरफ अंदर, और उसमें 4 बत्ती लगानी है। जैसे हम एक बत्ती ऐसे और एक बत्ती ऐसे लगाते हैं। चमेली का तेल लगाएं और दीपक जलाएं राहु काल में। आप होरा में चेक कर लें आपके प्रतिदिन का राहु काल क्या है। यूजुअली 12:30 से 1:30 के आसपास का रहता है, पर आप देख लें। राहु काल में जलाएं। अगर आपका राहु मंगल की राशि में बैठा है तो मंगलवार के दिन जलाएं, बुध की राशि में बैठा है तो बुधवार के दिन जलाएं, इस हिसाब से। और उस समय पर आप दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करें। दुर्गा दुर्गा दशमनी दुर्गा पद्मिनी निवारणी, ये जो है इसका पाठ करें। ये राहु को जो शांत करेगा, ये पेप्सी की बोतल नहीं कर सकते। अच्छा, पेप्सी की बोतल वाला उपाय कहाँ से आता है? सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल लोग रील्स देख के इतनी गलत चीज़ें सीखते हैं और करते हैं, और लोग ये चेक नहीं करते हैं कि ये कौन है जो ये व्यक्ति ये बता रहा है। आपको उसके बारे में भी जानना पड़ेगा ना कि ये व्यक्ति जो उपाय बता रहा है या कोई भी आपको प्रक्रिया बता रहा है वो कौन है, ये चेक नहीं करते हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है और लोग किस तरह से आज के समय में कैसे इन चीज़ों से बचें, और ताकि वो जो कर रहे हैं वो सही करें, फिर उनका फिर विश्वास भी हिलता है ना। हाँ, विश्वास भी हिलता है। सही कोई उपाय बताया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दर्शकों ये कहना चाहूँगी कि ये उपाय आपके सहायक हैं जीवन में। ये उपाय केवल सब कुछ ठीक कर देगा नहीं है, दे आर कंपेनियंस ऑफ योर लाइफ। पर कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा उस दिशा में। तो अगर आप पेप्सी की बोतल घुमा के कोर्ट केस में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके फेवर में केस हो जाएगा, बजाय आप एक काबिल वकील लाने के या काबिल चीज़ों को करने के, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आपको जो है ये एक भ्रमित है, ये दिग्भ्रम फैलाने वाली चीज़ें हैं। तो आप दिग्भ्रमित ना हो, आप ऐसी चीज़ें करें जो कि वैदिक हों, जो कि कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी हों। तो आपके कई मंत्र होते हैं, कई पूजाएं होते हैं, किस कारणवश है। अगर मान लीजिए आपको बुखार है तो बुखार के कई कारण हो सकते हैं। आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको टाइफॉइड हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में वो कैंसर का भी होता है, टीबी का भी होता है। अब जब तक आपने उसकी जांच नहीं कराई तो हवाए में आप उपाय ना करें। पहले कारण जानेंगे तभी निवारण ठीक होगा। बिना कारण जाने तो निवारण अगर करेंगे तो वो सही दिशा में जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों, अभी आपने कोर्ट केस का जिक्र किया, तो जो लोग परेशान हैं कोर्ट केस से चल रहे हैं लंबे लंबे समय से, वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, कोर्ट केस से अगर व्यक्ति परेशान है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए कोई भी देवी का
अष्टोत्तर शतनाम ले लें। वैसे तो कहा जाता है कि कई मंत्र कीलित हैं क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। अष्टोत्तर शतनाम को आप 51 बार पाठ करें या 108 बार पाठ करें, क्योंकि आप देवी की पूजा करेंगे तो रात 10 बजे के बाद करें या सुबह 10 से पहले करें, लाल रंग का आसन बिछा के, और प्रार्थना करें कि आपके ऊपर से एक केस हट जाए। बशर्ते आपका अगर जो है, अगर आप जायज़ हैं तो ही आपसे हटेगा, अगर आप खुद ही क्रिमिनल हैं तो बहुत मुश्किल है उससे निकलना, तो उसमें आपका कोई प्रभु सहायक नहीं हो सकता। ईश्वर भी देखता है ना कि क्या हाँ, सही है, क्या हाँ, गलत है, हाँ, न्याय तो उस हिसाब से ही होता हाँ, है ना। हम हाँ, अपनी चीजें भले ही किसी तरह से सही बात तय है। कर लें या उसको जस्टिफाई कर लें। Exactly. श्रुति जी, लोग जब घर बनाते हैं तो क्या वो चीजें हैं जो खास तौर पर उनको ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि घर एक ऐसी चीज है जो एक बार बन जाती है, जीवन भर के लिए होती है, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका दुष्प्रभाव हम झेलते रहते हैं जीवन भर। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं अर्चना जी। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले देखें कि हमारे घर में जो दरवाज़ा है वो दरवाजे के सामने 2 दरवाजे और ना हो। लाइन से अगर 3 दरवाजे जिस भी घर में होते हैं वहाँ पर नुकसान ही नुकसान होता है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। लाइन से मतलब खुलते ना हो, हाँ, आमने सामने आमने सामने 3 अगर दरवाजे हो गए ऐसे एक लिनियरिटी में, तो वो नुकसान करेंगे ही करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि आपके घर में रोशनी अच्छी है, सनलाइट का बहुत महत्व होता है, पॉजिटिविटी भी रहती है, बैक्टीरियल ग्रोथ भी मरती है, बारिशें होती हैं, फंगस होती है, वो सब जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप अपने घर में एक मंदिर को जो भी स्थान दें तो वो उसमें ऐसा स्थान दें कि आपका मुंह उत्तर की तरफ हो। लोग ये भ्रमित रहते हैं कि प्रभु का मुंह उत्तर की तरफ रहे। आपका मुंह प्रार्थना करते समय आपका मुख जो है वो उत्तर की तरफ रहे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहे, वो आपके लिए शुभ रहेगा। नॉर्थ का जो एरिया है वो जल तत्व का एरिया है, वहाँ पर आप कुछ भी जल का एरिया रखें, पानी की टंकी रखा दें वो अच्छा है, पर वही अगर आपने पानी की टंकी साउथ ईस्ट में कर दी तो वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ लेकर आएगी। तो ये सब चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना ज़रूरी है। घर बनाते समय इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। माता पिता जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं हमारे यहाँ, तो बच्चे तो खैर आजकल मोबाइल और उसमें तो पहले से ही पढ़ने लगते, देखने लगते हैं, लेकिन क्या एक बेसिक चीज़ होती है जब आप शुरू करें बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजें, क्योंकि वो उनके जीवन की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ही नींव पड़ती है, और नींव जितनी मजबूत और जितनी बेहतर होगी जीवन उतना ही अच्छा बनता है। तो क्या चीज़ है वो माँ बाप को करनी चाहिए उस वक्त पर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो गणपति जी का ध्यान करना, ताकि जीवन जो है बच्चे का निर्विघ्न हो, विद्या जो है वो निर्विघ्न हो। विद्या की देवी माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। ऐम यानी कि ऐनक वाला और उस पर डॉट, ऐम। तो ऐम मंत्र का 11 बार ध्यान करा लें बच्चे को, उससे चैंटिंग करा लें। जैसे रेडी कर रहे हैं आप, नहाने के बाद बच्चे को बोलो गम गणपति नमः कर ले, ऐम करा लें, या फिर मोबाइल पे आप 5-10 मिनट के लिए गायत्री मंत्र ज़रूर सुनाएं। गायत्री मंत्र जो है वो निष्पाप है, निष्कीलित है, कोई कीलन नहीं है, और कलयुग का आधार माना गया है। तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग हर बच्चे को आनी चाहिए। जब बच्चों को कहीं ना कहीं मंत्र से जोड़ कर रखें, सोने के पहले एक बार एक कथा ज़रूर सुनाएं, कुछ नहीं तो भगवत गीता पढ़कर सुनाएं। जब तक छोटा रहेगा, 10 साल का रहेगा, तब तक तो कहना सुनेगा। 11-12 में कहते हैं ना, 10 साल तक बच्चे का प्रारब्ध चलता है, 11-12 में अब उसका इस जन्म का जीवन शुरू होता है, तो हो सकता है ना सुने तो कोई बात नहीं, अपने जड़ तो मजबूत कर दे। तो ये करना ज़रूरी है। एनर्जीज श्रुति जी है ना, कहीं पे हम किसी भी स्थान में जाएं तो हमको एनर्जीज फील होती हैं जी। एनर्जीज का कितना रोल होता है और किस तरह से कोई व्यक्ति एनर्जीज को पहचान सकता है, एक लेमैन? देखिए, बहुत इजी है एनर्जी को पहचानना। जिस जगह आप जाओ और आपको अजीब सी उलझन महसूस होने लग जाए, या छटपटाहट महसूस होने लग जाए, या फिर एकदम से मूड जो है डिप कर जाए, लो फील करने लग जाओ, या चिड़चिड़ाहट आ जाए, बेवजह गुस्सा आ रहा है, ज़रूर बेवजह, ये ध्यान रखें, वजह नहीं होनी चाहिए, तो ज़रूर उस जगह का कहीं ना कहीं माहौल जो है गड़बड़ है, या वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ऑरा गड़बड़ है। वहीं जिस जगह पर जाकर आपको थोड़े से सुकून, शांति मिले, पॉजिटिविटी मिले, और एक ऐसे महसूस हो, ये फीलिंग आए कि जगह तो बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया है, वो जगह डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक सिक्स्थ सेंस जो है वो एक्टिव रहती है। तो वो एक्टिव सिक्स्थ सेंस जो है वो बता देती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है। श्रुति जी, सावन आने वाला है, मेरा आखिरी सवाल है, सावन आने वाला है, तो सावन में लोग क्या पूजा करें ताकि
भगवान महादेव को प्रसन्न कर पाएँ। सावन एक ऐसा वक्त होता है जब लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। क्या लोग खास कर सकते हैं इस सावन में? सावन का महीना महादेव का महीना, महादेव पार्वती का महीना और बहुत ही पवित्र महीना है, और मैं तो बहुत शौक़ से मनाती हूँ सावन। तो सावन में हमारे यहाँ तो कहते हैं हरे रंग का बड़ा महत्व होता है, हरी चूड़ियाँ डालना या चूड़ी डाल के रहना सुहागन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा ये तो खैर जो सनातन की बात है, जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं वो पंच चीज़ों से, मतलब जैसे कहते हैं पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। जिन लोगों को धन की दिक्कत जा रही है वो गन्ने के रस से दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र होता है, दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र, उससे गन्ने के रस से अभिषेक करें, और अभिषेक करने के बाद दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें। जिन लोगों का व्यापार बंद हो गया है तो वो काली उड़द जल में मिलाकर उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। देखेंगे कि कोई परेशानी चल रही है स्वास्थ्य से जुड़ी या ब्लॉकेजेस चल रहे हैं लाइफ के, वो दूर होंगे। और जिन लोगों का राहु गड़बड़ चल रहा है, जांच कराने के बाद वो केवल कपूर के तेल से अभिषेक करें शिवलिंग का, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन्हें अपनी जन्म पत्री नहीं पता है, कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, बेल पत्र लें और देखें कि तीनों तरफ से खंडित ना हो कहीं से भी, चंदन घिस के और अनार के डंडी का कलम बना के तीनों पत्तों पर राम नाम लिखकर, क्योंकि भोलेनाथ को राम से बहुत प्रेम है, तो तीनों पत्तों पर राम नाम लिखकर एक बेल पत्र भी आपने चढ़ा दिया तो आपका सावन जो है वो सफल हो गया। श्रुति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई जो वाकई मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।